Welcome to the channel JIB and CIB Made Simple. This is our BFM Mentorship Program जून 2026 यूनिट 3 पार्ट 2 लेक्चर। और दोस्तों हम लोग अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एनआरई अकाउंट से रिलेटेड। आइए दोस्तों एनआरई अकाउंट के एक एक पार्ट को आसान भाषा में समझते हैं। तो एनआरई अकाउंट बेसिकली आपको पता ही है कि एक रूपी अकाउंट है। क्लियरली लिखा हुआ है कि एक तरह का रूपी अकाउंट होता है जो एनआरआई अपने फॉरेन इनकम इंडिया में पार्क करने के लिए यूज करते हैं। राइट, फॉर रूपी अकाउंट फॉर एनआरआई टू पार्क द फॉरेन इनकम। तो बेसिकली देखिए ये एनआरआई है, ये अब इनके जो फॉरेन इनकम है वो इंडिया में पार करने के लिए, फॉरेन इनकम को पार करने के लिए एनआरई अकाउंट यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है कि पूरा पैसा फ्रीली इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट टोटली टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री इंटरेस्ट प्लस फ्री रिपेट्रिएशन ऑफ फंड। रिपेट्रिएशन ऑफ फंड का मतलब कि पूरा पैसा जो है बाहर ले जा सकते हैं और जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री होता है। राइट, प्लस इंटरेस्ट टोटली टैक्स फ्री होता है। इसमें दोस्तों की पॉइंट क्या है वो जरा देख लीजिए कि यह अकाउंट सिर्फ फॉरेन मनी के लिए होता है। फॉरेन मनी का मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली ये जो अकाउंट है दैट इज ओनली फॉर फॉरेन मनी। राइट, दिस अकाउंट इज ओनली फॉर फॉरेन मनी। फॉरेन मनी का मतलब क्या हुआ कि जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, दुबई है, सिंगापुर है, कहीं से भी जो आप इंडिया भेजो वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि एक एनआरआई है, वो यूएस से डॉलर भेजता है, बैंक उसको आईएनआर में कन्वर्ट करता है और सीधा एनआरई अकाउंट में डाल देता है। ठीक है, देखिए ना, यूएस बेस्ड एनआरआई ने यूएसडी भेजा, आईएनआर में कन्वर्ट किया, सीधा एनआरई अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो एनआरई का मतलब यही हुआ कि देखो फॉरेन इनकम सेफ है, टैक्स फ्री है, फुल्ली रिपेट्रिएबल है, पूरा का पूरा पैसा आप वापस ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा एनआरई अकाउंट। पूरा पैसा फ्रीली इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट भी आपका टोटल टैक्स फ्री रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा ब्याज पे। और एनआरओ अकाउंट क्या होता है? तो यह भी रूपी अकाउंट ही होता है। जैसे हमने एनआरई आर वर्ड का मतलब जहां आर वर्ड दिखे समझ जाइए रूपी, तो ये भी हमारा रूपी अकाउंट ही है। बस अंतर इतना ही है कि यहाँ पे इंडियन में जो पैसा आपने कमाया है ना उसको हैंडल करने के लिए होता है। एनआरई क्या था? जो आपने फॉरेन में कमाया है, फॉरेन इनकम। एनआरओ किस लिए है? जो भारत में आपने कमाया है। अब भारत में आप कैसे कमा सकते हैं? जैसे रेंट से कमा सकते हैं, इंटरेस्ट से कमा सकते हैं, या डिविडेंड से कमा सकते हैं, या मान लीजिए कि और भी पेंशन है वगैरह है। तो जो भी इंडिया से आ रहा है तो इसमें पैसा बाहर भेजना अलॉट तो होता है पर लिमिट के साथ होता है, और इंटरेस्ट टैक्स फ्री नहीं होता। लिखा है ना, रिपेट्रिएशन अलॉट, रिपेट्रिएशन अलॉट बट रेस्ट्रिक्टेड एंड ऑल्सो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है कि लोकल इनकम आपका एनआरओ में जाएगा, फॉरेन इनकम एनआरई में जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका इंडिया में घर है और रेंट आपको मिल रही है तो वो रेंट हमेशा एनआरओ अकाउंट में ही जाएगा। समझे? यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए तो फाइनल रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या देखा। देखो एनआरई मतलब फॉरेन इनकम होगा, टैक्स फ्री होगा, फुल रिपेट्रिएशन होगा। एनआरओ मतलब कि इंडियन इनकम के लिए टैक्सेबल होता है, लिमिटेड रिपेट्रिएशन होता है। तो गोल्डन रूल यही है कि जो भी आपका विदेशी इनकम है, यानी कि जो भी आपका फॉरेन इनकम है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका एनआरई अकाउंट में। और जो भी आपका लोकल इंडियन इनकम है, लोकल इंडियन इनकम है, वो कहां जाएगा? एनआरओ अकाउंट में जाएगा। प्लीज इसको याद कर लीजिए। अब जरा बात कर लेते हैं एफसीएनआरबी अकाउंट की। लेट्स टॉक अबाउट द एफसीएनआरबी अकाउंट। क्या होता है एफसीएनआरबी अकाउंट? लेट्स डिस्कस। तो बेसिकली ये एक फिक्स डिपॉजिट होती है पर फॉरेन करेंसी में होती है। लिखा है ना, इट इज अ काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट बट इट इज इन फॉरेन करेंसी। राइट, टर्म डिपॉजिट फॉर एनआरआई इन फॉरेन करेंसी। तो यानी कि एनआरआई अगर डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो जैसे करेंसी में डिपॉजिट करे तो बैंक उसको आईएनआर में कन्वर्ट नहीं करता, पैसा जिस करेंसी में डाला है उसी में रखा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं एफसीएनआर अकाउंट की, तो दोस्तों ये एक फिक्स डिपॉजिट होती है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट तो है लेकिन फॉरेन करेंसी में फिक्स डिपॉजिट है। यानी दोस्तों हमारे कोई एनआरआई है, वो अगर डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो जैसे करेंसी में डिपॉजिट करे तो बैंक उसको आईएनआर में कन्वर्ट नहीं करता, पैसा जिस करेंसी में डाला है उसी में रखता है। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बड़ा फायदा है कि एक्सचेंज रेट रिस्क जीरो होता है। अगर आईएनआर गिर भी गया तो आपका डॉलर वर्सेस जीबीपी डिपॉजिट बिल्कुल सेफ रहता है। प्लस ये फुल्ली रिपेट्रेबल होता है, पूरा तरह रिपेट्रेबल है, जितना पैसा चाहो बाहर ले जा सकते हैं। राइट, इसको बोलते हैं हम लोग फुल्ली रिपेट्रेबल, जितना पैसा आप चाहें बाहर ले जा सकते हैं। राइट, तो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों एफसीएनआरबी का मतलब ये होता है कि फॉरेन करेंसी इन, फॉरेन करेंसी आउट। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है कि फॉरेन करेंसी इन, फॉरेन करेंसी आउट, नो आईएनआर, नो कन्वर्जन टेंशन। मतलब सिंपल सी बात है कि फॉरेन करेंसी आएगा, फॉरेन करेंसी जाएगा, ना कोई आईएनआर का और ना ही कोई कन्वर्जन का टेंशन है। नो आईएनआर, नो कन्वर्जन टेंशन।
ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोई यूएई बेस्ड एनआरआई है, उसने क्या किया, $10,000 जो है बैंक में एफडी बना ली। ये पूरा डिपॉजिट एफसीएनआरबी एफडी के नाम से यूएसडी में ही पड़ा रहता है। समझे बात को? तो वही कह रहा है कि एक फिक्स डिपॉजिट होता है, पहली बात फॉरेन करेंसी में होता है। फॉरेन करेंसी में कुछ भी हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, डॉलर, यूरो, कुछ भी हो सकता है। तो बैंक उसको आईएनआर में कन्वर्ट नहीं करता, जीरो एक्सचेंज रेट रिस्क है, क्योंकि आईएनआर गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये पूरी तरह रिपेट्रेबल है, जितना पैसा चाहिए उतना निकाल लीजिए, उतना ले जाइए। तो फॉरेन करेंसी आएगा, फॉरेन करेंसी जाएगा, कोई आईएनआर कन्वर्जन नहीं होता। तो एक्सचेंज रेट रिस्क से जीरो एक्सचेंज, ये पिछले बार इसलिए पूछा गया था कि ऐसा कौन सा हमारा अकाउंट है जहां पे हमें एक्सचेंज रेट रिस्क बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज रेट रिस्क से यदि एक्सपोज नहीं होना है, तो सबसे बेस्ट अकाउंट यदि कोई है तो वो है हमारा एफसीएनआरबी अकाउंट, जिसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये बातें ध्यान रखेंगे हम लोग। अब आता है हमारा नेक्स्ट अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम लोग एसएनआरआर अकाउंट, दैट्स कॉल्ड एसएनआरआर अकाउंट, स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट। एसएनआरआर अकाउंट थोड़ा सा अलग है। ये दोस्तों एक स्पेशल रुपी अकाउंट होता है जो उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो भारत में कोई बिजनेस या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन करते हैं, राइट। तो भारत में कोई स्पेसिफिक बिजनेस करें या ट्रांजेक्शन करें, उनके लिए बनाया जाता है। अब स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, जैसे ट्रेड हो गया, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे कॉर्पोरेट डील हो गया, राइट, या आप मान लीजिए एपीआई ट्रांजेक्शन है। तो ये सब के सब इनके लिए बनाया जाता है। अब सवाल है कि ये क्या नहीं है, क्या है, हमने तो देख लिया। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पर्सनल सेविंग के लिए अलाउड नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर पर्सनल सेविंग। मतलब कि एनआरआई ये अकाउंट रोजमर्रा के पैसों के लिए नहीं यूज कर सकता, राइट। तो इसमें की रूल यही है दोस्तों, याद रखेंगे कि यह टेनर लिंक्ड बेस्ड होता है, जनरली 2 साल तक का होता है, राइट। तो जनरली टेनर लिंक्ड ये होता है कि यूजुअली अप टू 2 इयर्स होते हैं ये। और दोस्तों जरूरत पड़ने पर एक्सटेंड हो सकता है, इफ इट रिक्वायर देन इट कैन बी एक्सटेंडेड इफ रिक्वायर्ड, राइट। तो प्लीज याद रखेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेन इन्वेस्टर भारत में सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए वो एसएनआरआर अकाउंट ओपन कर सकता है। लिखा है ना, फॉरेन इन्वेस्टर ओपन एसएनआरआर अकाउंट टू ट्रेड इन इंडियन सिक्योरिटी। तो दोस्तों एक लाइन में यदि समझे तो एसएनआरआर अकाउंट को समझिए स्पेशल रुपी अकाउंट फॉर बिजनेस ओनली, नो पर्सनल यानी पर्सनल यूज नहीं कर सकते, केवल बिजनेस के लिए स्पेशल अकाउंट होता है। तो चलिए दोस्तों फाइनल रिकैप कर लेते हैं। पहला मैंने आपको यह बताया कि देखो एफसीएनआरबी अकाउंट जब भी रहेगा तो वो फॉरेन करेंसी फिक्स डिपॉजिट होगा। सबसे बड़ा फायदा है एफसीएनआर का कि कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं होता, पूरा का पूरा रिपेट्रेबल होता है। फिर हमने अभी बात की एसएनआरआर अकाउंट की, ये स्पेशल रुपी अकाउंट होता है बिजनेस पर्पज के लिए, पर्सनल यूज अलाउड नहीं है, आप इसको पर्सनल पर्पज सेविंग के लिए यूज नहीं कर सकते। रूल यही है कि जो हमारा फॉरेन करेंसी का फिक्स डिपॉजिट है वो एफसीएनआरबी में जाएगा, और जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन है वो एसएनआरआर में जाएगा। तो यही लिखा है कि एसएनआरआर अकाउंट बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए होता है, राइट, दे आर यूज फॉर ओनली बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन। और जो हमारा फॉरेन करेंसी ये है फॉरेन करेंसी फिक्स डिपॉजिट, राइट, वो एफसीएनआरबी में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो हमने ये देखा कि सिंपल सा लाइन याद रखिए, जितने भी आईएनआर वाले अकाउंट है, चाहे एनआरई हो, एनआरओ हो, एसएनआरआर हो, ठीक है, और केवल एक ही अकाउंट है जो कि फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, वो एफसीएनआरबी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी देखा, पैसा कहाँ से आ रहा है बस यही डिसाइड करेगा कि कौन सा अकाउंट यूज करना है। ठीक है ना, मनी का सोर्स कहाँ से है वो डिसाइड करता है कि कौन सा यूज करना है। तो जैसे देखिए लिखिए फॉरेन इनकम लिखा है, अगर मान लीजिए पैसा इंडिया से बाहर से आ रहा है तो या तो वो एनआरई में जाएगा या एफसीएनआरबी में जाएगा। एफसीएनआरबी में जाने का यह फायदा है कि यहाँ पे कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं होता। ठीक है, हाँ, यदि भारत का इनकम है, जो भी पैसा इंडिया के अंदर अर्न हुआ है, तो या रेंट हो, सैलरी हो, पेंशन हो, तो हमेशा एनआरओ में जाता है। दूसरी बात है कि कौन से अकाउंट से पैसा इजिली इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं, इसको बोलते हैं रिपेट्रिएशन रूल। मतलब एक तो होता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है, फिर दूसरा होता है कि कौन से अकाउंट से पैसा को आसानी से भारत से बाहर ले जा सकते हैं, रिपेट्रिएट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिपेट्रिएट, मतलब आसानी से भारत से बाहर ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों एक होता है फुल रिपेट्रिएशन, मतलब इन दोनों अकाउंट के पैसा, जैसे एनआरई होगा, एफसीएनआरबी होगा, इन दोनों अकाउंट से पैसा 100% फ्रीली बाहर जा सकता है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जीरो होता है, जीरो रिस्ट्रिक्शन। और दूसरा लिखा है रिस्ट्रिक्टेड रिपेट्रिएशन। तो इसमें क्या है कि एनआरओ में लिमिट होती है, डॉक्यूमेंट लगते हैं और अप्रूवल भी लग सकता है। लिखा है ना, एनआरओ विथ लिमिट एंड डॉक्यूमेंट्स। तो एक होता है फुल रिपेट्रिएशन जिसमें एनआरई और एफसीएनआर भी होता है, इन दोनों अकाउंट से पैसा 100% फ्रीली बाहर जा सकता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन ना के बराबर होता है। और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड रिपेट्रिएशन,
मतलब कि एनआरओ में लिमिट होती है, डॉक्यूमेंट लगते हैं और अप्रूवल भी लग सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिपेट्रिएशन। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि देखो एनआरई अकाउंट जो होता है ना, इसमें कोई रुपी अर्निंग नहीं होती है। साफ साफ याद रखिएगा, एनआरई में नो रुपी अर्निंग, केवल फॉरेन फंड अलाउड है। मतलब एनआरई में इंडियन इनकम अलाउड ही नहीं है। और एनआरओ में दोस्तों नॉर्मल इंडिया में कमाया हुआ पैसा है, ठीक है, एनआरओ में ही जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आई होप ये याद रहेगा। अब दोस्तों कुछ कंसेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। विच एनआरआई अकाउंट इज मेंटेन ओनली इन फॉरेन करेंसी? इसका सही जवाब है एफसीएनआरबी को हम फॉरेन करेंसी में मेंटेन करते हैं। रेंटल इनकम फ्रॉम इंडिया ऑफ द एनआरआई मस्ट बी डिपोजिटेड इन विन अकाउंट, विच अकाउंट? मान लीजिए कि रेंटल इनकम मिला है एनआरआई का, उसको कौन से अकाउंट में डिपोजिट करेंगे? तो उसको एनआरओ अकाउंट में डिपोजिट करेंगे। राइट, प्लीज याद रखेंगे। तो एनआरई अकाउंट में कुछ और पॉइंट है। तो एनआरई अकाउंट बेसिकली एक रुपी अकाउंट होता है जिसमें एनआरआई अपना फॉरेन पैसा इंडिया में पार्क करता है। ठीक है, मतलब जितना पैसा आप बाहर से इंडिया भेज सकते हैं, भेजते हैं, बैंक उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके एनआरई अकाउंट में डाल देता है। ठीक है, क्योंकि रुपी में ये पैसा रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि फुल्ली रिपेट्रिएबल है। मतलब जितना पैसा चाहो इंडिया से बाहर वापस भेजाओ, टैक्स फ्री है। मतलब कि जीरो टैक्स लगता है ब्याज पे, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता। और रुपी डिनोमिनेटेड है, अकाउंट पूरा का पूरा रुपी डिनोमिनेटेड होता है। ठीक है, तो ये सब इसके फायदे हैं। और दोस्तों इसका रूल यही कहता है कि देखो बेसिकली अगर पैसा फॉरेन सोर्स से आ रहा है, चाहे वो टीटी हो, ड्राफ्ट हो, चेक हो, या फिर आप टेम्पोररी विजिट पर हो और फॉरेक्स नोट टीसी लेकर आए हो, सब एनआरई अकाउंट में जाएगा। तो फॉरेन सोर्स फंड ओनली एनआरई अकाउंट, मतलब क्या हुआ, अगर पैसा फॉरेन सोर्स से आ रहा है, फॉरेन सोर्स से कैसे कैसे आ सकता है? टीटी, ड्राफ्ट चेक, फॉरेन करेंसी नोट, ठीक है, ट्रेवलर चेक, ये सब के सब एनआरई अकाउंट में ही जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एनआरआई है, वो भारत विजिट करता है, यूएसडी लेकर आता है, बैंक आईएनआर में कन्वर्ट करता है, एनआरई सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये प्रोसेस है दोस्तों, प्लीज इसको याद कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, एनआरई अकाउंट सिर्फ सेविंग तक सीमित नहीं है। आपकी नीड्स के हिसाब से इसके मल्टीपल फॉर्म अवेलेबल हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट हो सकता है, आरडी हो सकता है, या टर्म डिपॉजिट हो सकता है। तो जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है दोस्तों, तो बहुत सारे फॉर्म में एनआरई अकाउंट ओपन हो सकता है। तो सेविंग अकाउंट पता ही है आपको, करंट अकाउंट भी पता है, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है। तो देखिए एनआरडी आरडी या टीडी की मिनिमम मैच्योरिटी 1 साल होती है। मतलब कि 1 साल से कम की आरडी टीडी नहीं हो सकती है। यानी दोस्तों अगर एक एनआरआई है, उसने 1 साल का एनआरई टर्म डिपॉजिट ओपन किया, मान लीजिए 6.5% ब्याज दर पे ओपन किया, तो ये चीज है। तो इसका इसमें हमने क्या क्या चीज देखा कि देखिए एनआरई अकाउंट है आपका, सेविंग, करंट, आरडी, टीडी, ये सब के सब फॉर्मेट में हो सकते हैं। ये काफी फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये एनआरआई फ्रेंडली भी है। राइट, तो दो चीज इसकी फायदा होती है, फ्लेक्सिबल होता है और प्लस एनआरआई फ्रेंडली है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एनआरई ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट का क्या नियम है कि एनआरई अकाउंट आप अकेला भी रख सकते हैं और ज्वाइंट नाम पर भी रख सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट होल्डिंग के रूल थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। आप एनआरई अकाउंट ज्वाइंटली रख सकते हैं किसी एनआरआई के साथ, किसी पीआईओ के साथ, या फिर किसी रेजिडेंट रिलेटिव के साथ। इन तीनों के साथ ज्वाइंटली हेल्प कर सकते हैं, किसी एनआरआई के साथ, पीआईओ के साथ, या रेजिडेंट रिलेटिव के साथ। राइट, तो इंपॉर्टेंट कैच ये है कि लेकिन अगर ज्वाइंट होल्डर रेजिडेंट रिलेटिव हो, तो वो अकाउंट को अपने नाम से डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि जो रेजिडेंट रिलेटिव है वो ज्वाइंट होल्डर है, तो वो अकाउंट को अपने नाम से ऑपरेट नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ही अलाउड है। ठीक है, तो देखिए डिपेंड करता है कि जो आपका रेजिडेंट रिलेटिव है, जिसके साथ आप ज्वाइंटली हेल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यदि रेजिडेंट रिलेटिव ज्वाइंट होल्डर है, तो ऑपरेशन केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ही अलाउड है। तो हमने क्या सीखा रूल, देखिए एनआरई अकाउंट के बारे में, ज्वाइंट अकाउंट के बारे में रूल देखा हमने। तो एक एनआरआई हो सकता है, दूसरा एनआरआई हो सकता है, या पीआईओ हो सकता है, या वो रेजिडेंट रिलेटिव हो सकता है। लेकिन रेजिडेंट रिलेटिव यदि है तो पावर ऑफ अटॉर्नी होगा, डायरेक्ट ऑपरेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, प्लीज नोट कर लेंगे। तो मेन पॉइंट है जो बुक में छिप जाती हैं, लिखी रहती हैं, लेकिन आप उतना ध्यान नहीं देते, उसको मैं इस पार्टिकुलर पीडीएफ में एकदम ध्यान से समझा रहा हूँ। तो दोस्तों एक लाइन का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक एनआरआई है, वो अपने रेजिडेंट ब्रदर के साथ ज्वाइंट एनआरई अकाउंट रखता है। तो ब्रदर सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर ही साइन करेगा, नॉर्मल साइन अलाउड नहीं है। समझे? तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि एनआरई का जो ज्वाइंट होता है रेजिडेंट के साथ, उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी मैंडेटरी है। चलिए, तो एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि एनआरई ओनली फॉरेन फंड, इंडियन इनकम नेवर अलाउड। तो एनआरई अकाउंट में कभी भी इंडियन इनकम डिपॉजिट ही नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपका भारत से आपने रेंट अर्न किया, आपने डिविडेंड अर्न किया, आपने मान लीजिए कि सैलरी अर्न की, इंटरेस्ट अर्न की,
So this thing which we have earned from India, you cannot deposit it in the NRE account. चलिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमने पहला फॉर्मूला देखा कि कौन सा पैसा एनआरई अकाउंट में डाला जा सकता है। तो बस 3 सोर्स याद रखिएगा। व्हाट आर द 3 सोर्स? द फर्स्ट वन इज द फॉरेन रेमिटेंस यानी टीटी, वायर, ड्राफ्ट चेक। सेकंड इज द फॉरेन करेंसी नोट्स ड्यूरिंग इंडिया विजिट, और थर्ड इज द ट्रांसफर फ्रॉम एनआरई एफसी एनआरबी अकाउंट। ठीक है, तो ये सब 3 सोर्स एनआरई के फंडिंग रूल कहलाते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंस हो सकता है, फॉरेन फॉरेक्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि जैसे कोई रेजिडेंट रिलेटिव है वो एक एनआरई ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। कैसे? ओनली एज को ऑनर, ओनली एज नॉमिनी, ओनली एज पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, मैंडेट होल्डर। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है इसका। वो केवल पीओई की तरह रेजिडेंट रिलेटिव ऑपरेशन राइट जो है वो केवल पीओई तक सीमित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, परमिटेड क्रेडिट की। लेट्स टॉक अबाउट द परमिटेड क्रेडिट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो दोस्तों, परमिटेड क्रेडिट एनआरई अकाउंट में कौन कौन सा हो सकता है? तो स्पेसिफिक इनफ्लो दैट आर लीगली ऑन टू बी अलाउड टू बी डिपोजिटेड इनटू एनआरई रुपी अकाउंट। बेसिकली कुछ इनफ्लो है जो कि लीगली अलाउ किए गए हैं कि आप इसको एनआरई रुपी अकाउंट में डिपोजिट कर सकते हैं। तो कौन कौन सा डिपोजिट कर सकते हैं दोस्तों? तो जो आपका फॉरेन सोर्स से जो पैसा आया है, राइट, वो डिपोजिट कर सकते हैं। प्लस कुछ सर्टेन इंडियन करंट इनकम है वो डिपोजिट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, फॉरेन इनफ्लो प्लस एनआरई एफसीएनआर ट्रांसफर प्लस करंट इनकम आफ्टर टैक्स। तो ये तीनों चीज जो है आप बेसिकली दीज आर ऑल दीज आर परमिटेड क्रेडिट, राइट। तो इसका एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि एनआरआई है, एनआरआई ने रेंट रिसीव किया भारत से, टैक्स पे किया, बैंक ने इसे एनआरई अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एनआरई अकाउंट है तो एनआरई अकाउंट से आप कौन सा पैसा बाहर भेज सकते हैं या कौन सी पेमेंट कर सकते हैं, इसी को हम लोग परमिटेड डेबिट कहते हैं। गुड न्यूज ये है कि एनआरई अकाउंट फ्रीली रिपेट्रिएबल होता है। तो जो भी फंड्स होते हैं एनआरई अकाउंट में वो फ्रीली रिपेट्रिएबल होते हैं, राइट। तो इसी को हम लोग परमिटेड, और दोस्तों मतलब ये हुआ कि पैसा आराम से इंडिया के बाहर भी भेज सकते हैं और इंडिया में लोकल पेमेंट भी कर सकते हैं। लोकल पेमेंट इज ऑल्सो अलाउड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रूल क्या है? तो दोस्तों देखिए, रूल यही है कि लोकल पेमेंट प्लस फॉरेन रेमिटेंस प्लस ट्रांसफर टू एनआरई एफसीएनआर प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इसका एक लाइन में मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कोई एनआरआई है, इसने पैसा एनआरई अकाउंट से यूएसए भेजा, ये फुल्ली परमिटेड है, दिस इज फुल्ली परमिटेड। सो एनआरआई सेंडिंग मनी फ्रॉम एनआरई अकाउंट टू यूएसए, दिस इज कंप्लीटली परमिटेड। तो यही है कि दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या अलाउड है वो देख सकते हैं। लोकल पेमेंट अलाउड है भारत के अंदर, फॉरेन रेमिटेंस अलाउड है यानी पैसा आप अब्रोड भेज सकते हैं, दूसरे एनआरई एफसीएनआर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, प्रॉपर्टी पेमेंट, ये सब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला भी आपने देख ही लिया कि लोकल पेमेंट प्लस फॉरेन रेमिटेंस प्लस ट्रांसफर टू एनआरई एफसीएनआर प्लस इन्वेस्टमेंट। इसका वन लाइन एग्जांपल क्या है कि जैसे एनआरआई है वो अपना पैसा वो अपने एनआरई अकाउंट से यूएसए में पैसा भेजता है, फुल्ली अलाउड है, राइट। तो दोस्तों इसको ऐसे याद रखिए कि एनआरई को हाईएस्ट फ्रीडम मिला है, एनआरई हैज गॉट द हाईएस्ट फ्रीडम। इसमें फ्री इनफ्लो होता है, फ्री आउटफ्लो होता है, बस सब्जेक्ट टू टैक्स ऑन इंडियन इनकम, राइट। तो इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों, एनआरई अकाउंट एनआरआई के लिए सबसे फ्लेक्सिबल अकाउंट होता है। पैसा फ्रीली आता भी है, फ्रीली जाता भी है, बस इंडियन इनकम पर टैक्स रूल अप्लाई होता है। अब हम एक बार फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो दोस्तों एनआरई अकाउंट में कौन सा पैसा डाला जा सकता है, फुल लिस्ट को याद रखिएगा। जैसे लिखा है इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस यानी सबसे कॉमन सोर्स होता है। दूसरा लिखा है कि जो आपका एनआरई अकाउंट पे इंटरेस्ट है। फिर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो एनआरई फंड से किए गए हैं। फिर लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम एनआरई एफसीएनआरबी अकाउंट। फिर लिखा है मैच्योरिटी प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम फॉरेन फंड और एनआरई अकाउंट। फिर लिखा है करंट इनकम, राइट, जिसमें रेंट, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट ये सब आते हैं। तो सिंपल सा रूल है दोस्तों, ऐसे याद रखिए कि एनआरई का क्रेडिट में क्या क्या आएगा। एनआरई क्रेडिट में फॉरेन मनी आएगा, प्लस एनआरई एफसीएनआर ट्रांसफर आएगा, प्लस इन्वेस्टमेंट रिटर्न आएगा, प्लस टैक्स पेड आएगा, प्लस इंडियन इनकम आएगा, राइट। तो एनआरई डेबिट और एनआरई क्रेडिट दोनों से देखिए, यहाँ पे हमने क्रेडिट का बात कर लिया, ठीक है। और डेबिट में क्या क्या आएगा, लोकल पेमेंट, रिपेट्रिएशन, ट्रांसफर टू एनआरई एफसीएनआरबी और इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। और एनआरई में क्रेडिट का मतलब सिंपल हुआ कि जो अब्रोड का पैसा है प्लस एनआरई इटसेल्फ, और डेबिट का मतलब कि जो अब्रोड जाएगा और प्लस जो इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा, समझे। तो ये दो फॉर्मूला है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, ठीक है, ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब एक दो सवाल कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिटेड क्रेडिट टू एनआरई अकाउंट। क्रेडिट के बारे में क्या बोला आपको कि जो विदेश से आए या जो एनआरई खुद दे।
तो इनवर्ट फॉरेन रेमिटेंस हो सकता है, रेंट फ्रॉम इंडियन प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फिर लोकल सैलरी अर्न इन इंडिया, आई थिंक ये भी हमारा नहीं होगा, राइट। तो नहीं, इसके ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है ना वो है सैलरी, ठीक है। जो सैलरी हमने काम किया है भारत में उसको आप एनआरई अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते, वो एनआरओ में जाएगा। एफसीएनआरबी भी आपका, चूंकि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो ये एनआरई में क्रेडिट हो सकता है। वही आपको यहाँ मैंने बताया था कि देखिए एनआरई अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो मैंने आपको पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया था। फॉरेन इनफ्लो, एनआरई, एफसीएनआर ट्रांसफर, करंट इनकम आफ्टर टैक्स, ये पूरा लिस्ट है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉट डेबिट फ्रॉम एन एनआरई अकाउंट, कौन सा अलॉट डेबिट है, ये सवाल पूछा रहा है। आइए देखते हैं परमिटेड डेबिट कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा है लोन टू रेसिडेंट फ्रेंड, लोकल पेमेंट, ट्रांसफर टू एनआरओ अकाउंट, कैश विड्रॉल इन फॉरेन करेंसी ओनली। तो इनमें से कौन सा अलॉट डेबिट है? तो बताइए रेजिडेंट फ्रेंड को लोन दे सकते हैं क्या एनआरई अकाउंट से? लोकल पेमेंट हो सकता है क्या? तो अभी आपको बताया था दोस्तों कि जो हमारा परमिटेड लिस्ट ऑफ डेबिट होता है इसमें लोकल पेमेंट है, फॉरेन रेमिटेंस कर सकते हैं, एनआरई एफसीएनआर में ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ जो लिखा है ना कैश विड्रॉल इन फॉरेन करेंसी ओनली, राइट, ये भी सही है। लेकिन ये जो लिखा है लोकल पेमेंट ही केवल अलाउड है, राइट, केवल लोकल पेमेंट ही अलाउड है इन सभी लिस्ट में से। अब दोस्तों अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। तो हमने परमिटेड डेबिट परमिटेड क्रेडिट की बात कर ली। परमिटेड डेबिट का सुपर इजी है कि जो पैसा बाहर जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है, यही सब डेबिट अलाउ होता है, ठीक है। तो आई होप ये याद रहेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं की ऑपरेटिंग फैसिलिटी फ्रॉम एनआरई अकाउंट की। तो दोस्तों एनआरई अकाउंट सिर्फ एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं होता, इसमें काफी सारी स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं जो एनआरआई को मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देती है। क्या देती है एनआरआई को? मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो इसमें कौन कौन से की फैसिलिटीज हैं? जैसे कि चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है, राइट, मतलब यह हुआ कि आप इंडिया में इजीली जो है चेकबुक इशू कर सकते हैं। फुल रिपेट्रिएशन, पैसा कभी भी इंडिया के बाहर भेजो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टैक्स फ्री होता है, यानी एनआरई इंटरेस्ट पर जीरो टैक्स लगता है। आपको पता है ना एनआरई पे कोई टैक्स नहीं लगता, जीरो टैक्स। और पीओए अलॉट, तो आपका रेसिडेंट रिलेटिव आपकी जगह बेसिक ऑपरेशन कर सकता है। तो ये सब एनआरई के की फैसिलिटीज है। चेकबुक फैसिलिटी, आप इंडिया में इजीली चेक इशू कर सकते हैं। फुल रिपेट्रिएशन, पैसा कभी भी इंडिया के बाहर भेजो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं लगता। पीओए अलॉट है, आपका रेसिडेंट रिलेटिव आपकी जगह बेसिक ऑपरेशन कर सकता है। तो फॉर्मूला यही है, चेकबुक प्लस फुल रिपेट्रिएशन प्लस टैक्स फ्री प्लस पीओए अलॉट, यानी एनआरआई अपना एनआरई पैसा किसी भी टाइम यूएसए, यूके, दुबई, कहीं भी फ्री ट्रांसफर कर सकता है। तो इसको ऐसे याद रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, फ्रीडम दिया है, जीरो टैक्स है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्लस फ्रीडम प्लस जीरो टैक्स। अब एक पॉइंट आता है पावर ऑफ अटॉर्नी रिस्ट्रिक्शन, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए दोस्तों पीओए की बात करें, अगर एनआरआई का कोई भी रेजिडेंट फैमिली मेंबर पीओए होल्डर बना दिया जाए तो वो एनआरई अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, पर लिमिटेड राइट के साथ। तो यहाँ देखिए लिखा गया है पीओए के बारे में, क्या लिखा है कि एनआरआई का कोई भी रेजिडेंट फैमिली मेंबर पीओए होल्डर बना दिया जाए, ठीक है। आपको बताया था ना कि रेजिडेंट फैमिली मेंबर को पीओई होल्डर बना सकते हैं आप, तो वो एनआरई अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उसका राइट लिमिटेड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो पीओई क्या कर सकता है? तो पीओई केवल रूटीन लोकल पेमेंट कर सकता है, जैसे बिजली बिल भरना, स्कूल फी भरना, इंश्योरेंस प्रीमियम करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब लोकल पेमेंट ही अलाउड है। पीओई क्या नहीं कर सकता? तो दोस्तों पीओई रिपेट्रिएशन नहीं कर सकता, राइट। पीओई नॉट अलाउड टू रिपेट्रिएट, बाहर नहीं भेज सकता पैसा, पैसा इंडिया के बाहर नहीं भेज सकता। गिफ्ट ट्रांजेक्शन एनआरई अकाउंट से नहीं कर सकता, या ट्रांसफर एनआरई टू एनआरई नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है दोस्तों कि पीओए क्या अलाउड है? लोकल पेमेंट अलाउड है। क्या नहीं अलाउड है? रिपेट्रिएशन, गिफ्ट एनआरई टू एनआरई ट्रांसफर नहीं अलाउड है। इसका बैंक थोड़ा सा टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट दे देता है, और ओवरड्राफ्ट का लिमिट कितना है दोस्तों? $50,000, 50,000 रुपया से कम, और आपको 2 वीक के अंदर क्लियर करना है। नॉमिनेशन का क्या रूल है? तो दोस्तों नॉमिनेशन का रूल सिंपल है, एनआरई अकाउंट में आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, लिखा है नॉमिनी एनीवन। और दोस्तों रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट हो या एनआरआई दोनों अलाउड है। और स्टेटस चेंज ऑन रिटर्न, क्या मतलब होता है दोस्तों कि अगर एनआरआई परमानेंटली इंडिया वापस आ जाए तो एनआरई अकाउंट कंटिन्यू नहीं रह सकता, बैंक उसको कन्वर्ट कर देता है। तो जो एनआरई अकाउंट होता है बैंक क्या करता है, उसको रेसिडेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल अकाउंट में, या आरएफसी अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में, अगर फॉरेन फंड वापस लाना चाहते हैं तो इसका एक लाइन में एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए एनआरआई जो है ना इंडिया में शिफ्ट हो जाता है, तो बैंक एनआरई को रेसिडेंट या आरएफसी अकाउंट में रीडेजिग्नेट कर देता है, ठीक है। तो जो एनआरई अकाउंट है उसको रीडेजिग्नेट कर देता है रेसिडेंट या आरएफसी अकाउंट में,
राइट, प्लीज इसको याद कर लेंगे। तो दोस्तों प्लीज याद रखेंगे, एनआरई गिव्स फ्रीडम बट पीओए ऑपरेट विद ब्रेक्स। मतलब एनआरई अकाउंट होल्डर फुल फ्रीडम एंजॉय करता है, रिपैट्रिएशन, टैक्स बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन जो पीओए होल्डर है इनको सिर्फ लिमिटेड एक्सेस होता है। पीओए होल्डर को बेसिक बिल का ही एक्सेस होता है, राइट। चलिए तो एक बार फॉर्मूला को एक बार रिकॉल कर लीजिए, की पॉइंट्स को। तो मैंने क्या क्या बताया कि एनआरई के अंदर अदर फैसिलिटी चेकलिस्ट क्या है, चेकबुक अलॉट है, फुल रिपैट्रिएशन प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कर सकते हैं, ट्रांसफर मैच्योरिटी प्रोसीड टू एनआरई एफसी एनआरबी अकाउंट, राइट, यानी जो इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी प्रोसीड है वो एनआरई एफसी एनआरबी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नॉमिनेशन अलॉट है, रेजिडेंट हो या एनआरआई हो। इंटरेस्ट फुल्ली टैक्स फ्री है, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई वेल्थ टैक्स नहीं, कोई गिफ्ट टैक्स नहीं। और दोस्तों कैसे याद रखिए इसको, कि एनआरई में मतलब कि कंफर्ट है प्लस कॉम्प्लायंस है प्लस कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। कंफर्ट, कॉम्प्लायंस प्लस कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, यही होता है हमारा एनआरई, राइट। इसको ऐसे याद रखिए। तो आई होप ये याद रहेगा आपको। चलिए अब उसमें और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीओए। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या रूल है, तो पीओए होल्डर सिर्फ भारत में रहता है और एनआरआई की तरफ से अकाउंट ऑपरेट करता है। लोकल पेमेंट, तो पीओए होल्डर कहां रहता है दोस्तों, वो भारत में रहता है और क्या करता है कि एनआरआई की तरफ से अकाउंट ऑपरेट करता है, लेकिन राइट लिमिटेड होती है, राइट इज लिमिटेड। सो पीओए होल्डर भारत में रहेगा और एनआरआई की तरफ से अकाउंट ऑपरेट करता है। पीओए क्या कर सकता है, तो लोकल पेमेंट कर सकता है और मनी एनआरआई हिमसेल्फ, मतलब सेल्फ क्रेडिट अलाउ है, ठीक है, ये दो काम कर सकता है। पीओए क्या नहीं कर सकता, विदेश पैसा नहीं भेज सकता, गिफ्ट नहीं दे सकता, दूसरे एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओडी की बात कर लें तो टेम्पोररी ओडी आपको पता होना चाहिए, अकाउंट में बैलेंस कम हो जाए तो बैंक थोड़ा ओवरड्राफ्ट अलाउ करता है, और कितना ओवरड्राफ्ट अलाउ करता है उसका लिमिट है 50,000 रुपया, और उसको आपको 2 वीक में क्लियर भी करना है, प्लीज याद कर लेंगे। फिर दोस्तों हमने बताया आपको स्टेटस चेंज और रिटर्न टू इंडिया, मतलब कि अगर एनआरआई परमानेंटली भारत शिफ्ट हो जाए तो एनआरई अकाउंट जारी नहीं रह सकता, ठीक है, उसे हमें रेजिडेंट या आरएफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रीडेजिग्नेट करना पड़ेगा। फिर हमने बात की इंटरेस्ट एंड टेनर की। तो दोस्तों देखिए, जो इंटरेस्ट रेट और डिपॉजिट टेनर होते हैं वो आरबीआई के डीबीआर, डीबीआर होता है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, प्लीज याद रखिएगा, डीबीआर होता है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। तो आरबीआई का ये डिपार्टमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं, बैंक अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी डिपॉजिट टेनर होता है, वो आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, बैंक अपनी मर्जी से उसे बदल नहीं सकता, राइट। और फिर मैंने आपको बताया गिफ्ट और लोन की। तो दोस्तों याद रखेंगे, एनआरआई अपना क्लोज रेसिडेंट रिलेटिव को गिफ्ट या लोन दे सकता है, वो भी लिमिट है $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एलआरएस की लिमिट है। तो हमने क्या सीखा दोस्तों, अभी हमने एक बार रिकॉल कर लीजिए, एनआरई टैक्स फ्री होगा, फुल फ्री होगा, राइट, रिपैट्रिएशन, लेकिन पीओए का लिमिटेड फ्री होता है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल है, अ रेजिडेंट पीओए होल्डर कैन नॉट पे लोकल बिल, नहीं लोकल बिल तो पे कर सकता है, रेमिट फंड अब्रोड टू द एनआरआई, एनआरआई को भेज सकता है, मेक इन्वेस्टमेंट फॉर एनआरआई, विदड्रॉ कैश फॉर लोकल यूज। दोस्तों ये जो है ना, ये विदेश नहीं भेज सकता, इन्वेस्टमेंट कर सकता है एनआरआई के लिए, लोकल यूज के लिए कैश यूज कर सकता है, बट ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिपैट्रिएटिंग, फंड विदेश नहीं भेज सकता, रिपैट्रिएट नहीं कर सकता। मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट कितना अलाउ होता है एनआरई सेविंग अकाउंट में, अभी आपको बताया दोस्तों, एनआरई अकाउंट पर बैंक टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट अलाउ करते हैं, लेकिन जो लिमिट है वो कितना है, 50,000 रुपया है। और दूसरी बात, ये 2 वीक के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए, 2 वीक का लिमिट होता है दोस्तों। और दोस्तों एनआरआई बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है कि कौन सा पैसा एनआरई में जाएगा और कौन सा पैसा एनआरओ में जाएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले क्या सवाल है कि कौन सा पैसा एनआरओ में जाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे इजी इजी फॉर्मूला है दोस्तों, इसको ऐसे याद रखिए, इनहेरिटेंस, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, पीएफ विड्रॉल, ओल्ड एफडी मैच्योरिटी, लोन रिपेमेंट रिसीव्ड इन इंडिया, ये सब के सब कहाँ जाएंगे, ये सब के सब एनआरओ अकाउंट में जाएंगे। सिंपल सी बात है कि जो पैसा भारत में अर्न किया, रिसीव किया या इनहेरिट हुआ है, सब के सब एनआरओ में जाएंगे। सिंपल सी बात है कि देखिए एनआरओ में कौन कौन पैसा जाएगा, कि जो आप इंडिया में अर्न किए हैं, राइट, जो आप इंडिया में रिसीव किए हैं, या जो आप इंडिया में इनहेरिट किए हैं, सो ऑल दिस अमाउंट विच इज अर्न, रिसीव, इनहेरिटेड इन इंडिया विल गो टू एनआरओ अकाउंट, विल गो टू एनआरओ अकाउंट, राइट। तो ये ध्यान रखना है, इनहेरिटेंस, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, पीएफ विड्रॉल, ओल्ड एफडी मैच्योरिटी, लोन रिपेमेंट, ऑल ऑफ दिस विल गो टू एनआरओ अकाउंट। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेचने पर जो पैसा मिलता है वो हमेशा एनआरओ अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, एनआरई अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, दैट विल ऑलवेज क्रेडिट टू द एनआरओ अकाउंट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को जो आपने बेचा उस पर जो पैसा मिला वो हमेशा एनआरओ अकाउंट में जाता है। तो एनआरओ को कह सकते हैं आपकी इंडियन मनी का पार्किंग जोन है, राइट, इंडियन मनी
पार्किंग जोन, यू कैन कॉल एनआरओ अकाउंट एज इंडियन मनी पार्किंग जोन। दूसरा कंसेप्ट है रिपैट्रिएशन का क्या नियम है, वो जरा देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको आपके एनआरओ अकाउंट में इंडियन इनकम या सेल प्रोसीड आ गया, आपके एनआरओ अकाउंट में इंडियन इनकम या सेल प्रोसीड आ गया, तो सवाल है कि क्या यह पैसा इंडिया के बाहर भेज सकते हैं? तो दोस्तों जवाब है कि हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन उसका लिमिट है। तो देखिए दोस्तों, रिपैट्रिएशन आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिट है $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन से ज्यादा नहीं कर सकते। और यहाँ पे टैक्स कॉम्प्लायंस मैंडेटरी है, मतलब कि ये फंड अब्रोड भेजने से पहले बैंक को टैक्स डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, बस फिर ट्रांसफर अलाउड है। ठीक है ना, समझे? बैंक को क्या देना पड़ेगा? बैंक को टैक्स डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके ये ट्रांसफर अलाउड है। तो दोस्तों इसका वन लाइन एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक्स नाम का कोई आदमी है, इसने क्या किया, इसने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेचा, इसने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सेल की, राइट? तो टैक्स क्लियर होने के बाद वो सेल प्रोसीड एनआरओ के बाहर रेमिट कर सकता है। पहले तो टैक्स क्लियरेंस के लिए वेट करो, टैक्स एक बार क्लियर हो जाए तो जो भी उसका सेल प्रोसीड है, सेल से जो पैसा आया है, वो एनआरओ के बाहर, एनआरओ से बाहर रेमिट कर सकता है, लेकिन लिमिट है $1 मिलियन मैक्सिमम। ठीक है, तो एनआरओ में रिपेट्रिएशन पॉसिबल है, लेकिन कैप डाल दिया है। हमने क्या सीखा दोस्तों? इंडिया का कोई भी सोर्स इनकम हो, वो हमेशा हमेशा कहाँ जाएगा? हमेशा एनआरओ में जाएगा। फिर हमने देखा कि एनआरओ का रिपेट्रिएशन बताया $1 लाख का, और टैक्स क्लियरेंस समझाया आपको। प्लीज ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो अब दोस्तों जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, तो वो है हमारा वन लाइन एग्जांपल बता दिया। हाँ, फिर यहाँ पे एक मास्टर टिप्स है कि मनी ऑरिजिनेट इन इंडिया, एनआरओ इज द ओनली करेक्ट अकाउंट। यदि मनी हमारा भारत में ऑरिजिनेट हो रहा है तो एनआरओ ही करेक्ट अकाउंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। तो फॉर्मुला फ्लैश कार्ड क्या कहता है दोस्तों? एकदम सिंपल फॉर्मुला समझते हैं, सीधी बात, नो बकवास। जो भी इनकम भारत से बनी है, इंडिया से जनरेट हुई है, वो हमेशा एनआरओ में जानी है। इंडिया से जनरेट हुई है वो हमेशा एनआरओ अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? हमेशा एनआरओ अकाउंट में जाएगा। बस इतना याद रख लीजिए, एग्जांपल से समझ लीजिए। लिखा है सेल ऑफ इनहेरिटेड एसेट, यानी प्रॉपर्टी इंडिया में थी, इंडियन सोर्स एनआरओ में जाएगा। रेंट, इंडिया में घर, इंडिया में टेनेंट, इंडियन सोर्स एनआरओ अकाउंट में जाएगा। पीएफ ड्यूज, इंडिया से, इंडिया में जॉब किया था, इंडियन सोर्स एनआरओ अकाउंट में जाएगा। ओल्ड रेजिडेंट एफडी, यानी एफडी इंडिया में ही चल रही है, इंडियन सोर्स एनआरओ में जाएगा। रिपेमेंट रिसीट ऑफ लोन इन इंडिया, यानी मनी जो है भारत में सर्कुलेट हो रही है, एनआरओ अकाउंट में जाएगा। दोस्तों मेड इन इंडिया गो टू एनआरओ, सिंपल सा रूल है। जो भारत में बना वो एनआरओ अकाउंट में जाएगा। अगर इनकम भारत में बनी है तो सीधा एनआरओ। ये फॉर्मुला नंबर 2। ठीक है, अच्छा फॉर्मुला नंबर 2 बोलता है कि देखो रिपेट्रिएशन लिमिट है, और जब एनआरओ में पैसा आ गया तो मैक्सिमम $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर आप इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। कितना है जी? $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम जो है आप इंडिया से बाहर भेज सकते हैं। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। फिर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा कुछ एमसीक्यूज है। जैसे यहाँ लिखा है कि सेल प्रोसीड ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ एन एनआरआई शुड बी क्रेडिटेड टू। तो बताइए इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एनआरआई का सेल प्रोसीड, उसका जो पैसा आया उसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? तो एनआरई, एफसीएनआर, एनआरओ, एनएसएनआरआर। सही जवाब है इसका एनआरओ। क्यों एनआरओ सही जवाब है? क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भारत का है ना, राइट? इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड होती है, इसीलिए उसका सेल प्रोसीड इंडियन सोर्स इनकम है, तो उसका तो पैसा एनआरओ में जाएगा ही जाएगा। फिर कह रहा है कि पीएफ ड्यू रिसीव बाय एनआरआई फ्रॉम अर्लियर इंडियन एम्प्लॉयर शुड गो टू। तो जो पीएफ ड्यूज है वो भी कहाँ जाएगा? वो भी अपना एनआरओ में जाएगा, क्योंकि दोस्तों पीएफ ड्यूज इंडियन में जॉब करके अर्न किया था, ये पूरा का पूरा इंडियन सोर्स इनकम है, इसलिए हमेशा एनआरओ में जाएगा। मतलब भारतीय सोर्स इनकम कोई भी हो, वो तो एनआरओ में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इंडियन सोर्स इनकम सीधा एनआरओ डाल दो। क्लाइंट चाहे रेंट हो, पीएफ हो, प्रॉपर्टी सेल हो, और एनआरओ से बाहर भेजने की जो लिमिट है वो $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन वो टैक्स ड्यू होने के बाद। आपकी बुक में ना एक केस स्टडी दिया हुआ है, आइए इसको एक फुल केस स्टडी सॉल्व करते हैं। तो केस स्टडी कुछ ऐसा है कि एक्स इज अब्रोड सिंस जनवरी 2016, नाउ इन इंडिया ऑन टेम्पोररी विजिट। तो क्या कर रहा है दोस्तों कि एक्स जो है ना अब्रोड है, जनवरी 2016 से, मतलब विदेश में है, अभी कुछ दिनों से भारत में है टेम्पोररी विजिट पे। तो सवाल है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन परमिसेबल हैं और किस अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए कर रहा है सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी 45 लाख का। तो बताइए दोस्तों इसको कहाँ क्रेडिट करेंगे? तो दोस्तों इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का सेल जब भी रहेगा वो हमारा हमेशा एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेटेड थी, तो ये इंडियन इनकम सोर्स है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड थी? भारत में लोकेटेड थी ना, तो ये इंडियन सोर्स ऑफ इनकम है, और इंडियन सोर्स इनकम है, राइट? तो ये कहाँ जाएगा? एनआरओ अकाउंट में जाएगा। रिपेट्रिएशन का लिमिट भी आपको बता दिया है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर तक आप बाहर भेज सकते हैं। बस इनकम टैक्स क्लियरेंस और सीए सर्टिफिकेशन चाहिए।
फिर देखिए मंथली रेंट है 0.75 लाख, तो ये भी देखिए फिर से ये पैसा कमाया है भारत में, तो ये भी एनआरओ अकाउंट में जाएगा, अभी बताया आपको, राइट। तो रेंट इंडिया में जनरेट हो रहा है, तो इंडियन सोर्स इनकम है, तो एनआरओ एनआरओ में जाएगा। ये दो बातें समझ में आ गई होंगी आपको। जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है एफडी ओपन इन 2015 एज रेसिडेंट, 4 लाख मैच्योर हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया था कि 2015 में एक एफडी ओपन किया था। अच्छा देखिए, ये कब से बाहर रह रहे हैं, 2016 से रह रहे हैं। 15 में जब वो भारतीय थे तब उन्होंने एफडी ओपन किया था, जब वो निवासी थे। तो कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये परमिटेड ट्रांजेक्शन है, या और यदि है तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा एफडी का पैसा जो मैच्योर हुआ है? देखिए दोस्तों, ओल्ड रेसिडेंट एफडी जब मैच्योर होती है आफ्टर बिकमिंग एनआरआई, वो ऑटोमेटिकली एनआरओ पे प्रोसीड बन जाती है ना। ओल्ड रेसिडेंट डिपॉजिट कन्वर्ट टू एनआरओ मैच्योरिटी प्रोसीड, प्लीज याद रखिएगा। फिर लिखा है पीएफ ड्यूज फ्रॉम फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर। तो दोस्तों पीएफ आपने इंडिया में जॉब करने टाइम अर्न किया था इंडियन सोर्स, तो ये एनआरओ में ही जाएगा, राइट। फिर कर रहा है रिपेमेंट ऑफ लोन, 1.5 लाख का लोन आपने क्लोज रिलेटिव को रिपेमेंट किया है, ठीक है। तो ये क्या बताइए, अगर आप इंडिया में किसी रिलेटिव को लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको एनआरओ से ही पेमेंट करना पड़ेगा ना, एनआरओ से ही पेमेंट करना पड़ेगा, प्लीज याद रखिएगा। तो अगर आप इंडिया में किसी रिलेटिव को लोन रिपेमेंट कर रहे हैं तो एनआरओ से पेमेंट अलाउड है। चलिए, तो दोस्तों एनआरओ अकाउंट होता क्या है, आपको पता ही है कि एनआरओ एक रुपी अकाउंट है जहां एनआरआई लोग इंडिया से बने हुए पैसे मैनेज करते हैं, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, पीएफ, इंश्योरेंस, मैच्योरिटी एक्सेट्रा। इसमें की आइडिया यही है कि ये इंडियन सोर्स मनी के लिए डिजाइन है। की पॉइंट है कि भारत में जो आपका सोर्स मनी है उसके लिए डिजाइन होता है ये। जब भी पैसा इंडिया में जनरेट हो, इंडिया में अर्न हो, या इंडिया की इनकम हो, एनआरओ में आएगा। तो गोल्डन रूल यही कहता है कि इंडियन इनकम एनआरओ में जाएगा, फॉरेन इनकम एनआरई में आएगा। बस एक लाइन याद हो गई तो सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। इंडियन इनकम एनआरओ, फॉरेन इनकम एनआरई, राइट। तो एक एनआरआई भारत में अपने फ्लैट का रेंट रिसीव कर रहा है, तो वो रेंट सिर्फ और सिर्फ एनआरओ अकाउंट में ही जाएगा। समझ में आया दोस्तों? सिंपल सी बात है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सेल एनआरओ में जाएगा। रिपेट्रेशन 1 लाख $1 million पर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं मैक्सिमम, रेंट एनआरओ में जाएगा। ओल्ड रेजिडेंट एफडी एनआरओ में जाएगा, पीएफ ड्यू एनआरओ में जाएगा। लोन रिपेमेंट विद इन इंडिया एनआरओ डेबिट अलाउड। मास्टर रूल यही कहता है कि देखो, सिंपल सा चीज है कि इंडियन सोर्स इनकम एनआरओ में जाएगा, दैट्स इट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ओपनिंग एंड रीडेजिग्नेशन रूल। अब समझते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट कि रेसिडेंट अकाउंट एनआरआई बनने पर कैसे एनआरओ बन जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा रेसिडेंट अकाउंट है, ठीक है। ये रेसिडेंट अकाउंट क्या बना, एनआरआई बना, ठीक है। एनआरआई बनने पर कैसे एनआरओ बन जाता है? देखिए रीड, यहाँ पे की वर्ड मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रीडेजिग्नेशन। रीडेजिग्नेशन का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन जो है वो इंडिया से बाहर सेटल हो जाता है और एनआरआई बन जाता है, इसी को बोलते हैं रीडेजिग्नेशन। मतलब कोई आदमी था, वो भारत में पहले रह रहा था, फिर अब वो भारत से बाहर सेटल हो गया और वो क्या बन गया, एनआरआई बन गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रीडेजिग्नेशन। तो इंडियन रेसिडेंट था, ठीक है, इंडियन रेसिडेंट था, वो भारत से बाहर सेटल हो गया और क्या बन गया, एनआरआई बन गया। तो उसका नॉर्मल रेजिडेंट सेविंग या करंट अकाउंट ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं रहता। तो जो उसका सेविंग करंट और करंट अकाउंट था ना, जब वो इंडियन रेजिडेंट था, वो वैलिड नहीं होगा। बैंक उस अकाउंट को एनआरओ में रीडेजिग्नेट कर देता है। सिंपल सी बात है कि आपका जो, आप मान लीजिए कि आपका भी रेजिडेंट सेविंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, तो आप विदेश चले गए, ठीक है, आप एनआरओ हो गए, तो फिर उसका बैंक क्या करेगी, उस अकाउंट को एनआरओ में रीडेजिग्नेट कर देगी। इसमें की आइडिया यही है दोस्तों कि रेजिडेंट सेविंग या करंट अकाउंट को डिडेजिग्नेट करना होगा एनआरओ अकाउंट में, जैसे वो एनआरआई हो जाता है, ठीक है। तो ये आरबीआई की कंपलसरी रिक्वायरमेंट मानी जाती है, प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज द कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई, राइट। मतलब ये चॉइस नहीं है, ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज याद रखिएगा कि कस्टमर बैंक को एनआरआई बनने का इंफॉर्मेशन देगा पहले, कि हाँ, बोलेगा कि देखो मैं अभी रेजिडेंट था, अब मैं एनआरआई बन गया हूं, पहले कस्टमर इंफॉर्मेशन देगा, राइट। और फिर इंफॉर्मेशन देने के बाद दोस्तों एनआरआई डिक्लेरेशन फिल करेगा, राइट, एनआरआई डिक्लेरेशन फिल करेगा। और बैंक क्या करेगी, रेजिडेंट सेविंग या करंट अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट कर देगी, बस इतना ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रमेश का ले लीजिए। रमेश क्या हुआ, यूएई में शिफ्ट हो गया, यूनाइटेड अरब इमारात में, ठीक है। तो बैंक को इन्फॉर्म किया, उसका रेजिडेंट सेविंग अकाउंट कन्वर्ट होके एनआरओ सेविंग अकाउंट बन गया। समझे बात को? अब बात कर लेते हैं अकाउंट की फीचर्स और एलिजिबिलिटी की। तो एनआरओ अकाउंट का फीचर क्या है, क्या अलाउड है, क्या रिस्ट्रिक्टेड है, ये देखते हैं। तो दोस्तों एनआरओ अकाउंट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है, किस टाइप का डिपॉजिट हो सकता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, एनआरओ अकाउंट फुल्ली इंडियन अकाउंट है, साफ साफ लिखा है ना, इट इज फुल्ली इंडियन अकाउंट। मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, टर्म डिपॉजिट, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, राइट। ज्वाइंट अकाउंट विद इंडियन रेजिडेंट अलाउड है। प्लीज नोट कर लीजिएगा
कि जो हमारा एनआरओ अकाउंट होता है वो फुल्ली इंडियन अकाउंट है, मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, ज्वाइंट अकाउंट विद इंडियन रेजिडेंट अलॉट है। ये एक ऐसा फीचर है जो एनआरओ को एनआरई से अलग बनाता है। ठीक है, तो प्लीज याद रखेंगे कि एनआरओ फुल्ली इंडियन है, टैक्सेबल इंटरेस्ट लगता है, ज्वाइंट विद रेजिडेंट अलॉट है, यानी अगर अकाउंट इंडियन नेचर का है तो टैक्स लगेगा, और आप इंडियन वाले फैमिली मेंबर के साथ ज्वाइंट भी रख सकते हैं। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक एनआरआई अपने पिताजी को यानी फादर को, जो कि भारत के निवासी हैं, उनके साथ ज्वाइंट एनआरओ अकाउंट रख सकता है, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि रेजिडेंट अकाउंट एनआरआई बनने पर एनआरओ में कन्वर्ट हो जाएगा। एनआरओ में सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट, आरडी सब अलाउड है, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, इंडियन फैमिली के साथ ज्वाइंट होल्डिंग अलाउड है। चलिए ये सब याद रहेगा ना जी। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों यदि आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, हमारे कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं, विशेष जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट बीएफएम का निचोड़ है दोस्तों, आपको एक एक चीज, एक एक लाइन समझाया जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। आप ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बस आपको करना क्या है कि जो हमारा डेली मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें जो मैं आपको क्विज प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको वो अटेम्प्ट करना है। क्विज में वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसको हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। यदि आप क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, अपने मार्क्स को देखेंगे, देखेंगे कि एटलीस्ट 60 मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 60 मार्क्स आपको लाना ही लाना है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट को क्वेश्चन है कि हमने क्या सीखा यहां से। हमने यहां से ये सीखा कि अगर पैसा इंडिया में अर्न, जनरेट या मैच्योर हुआ है तो एनआरओ ही ओनली करेक्ट अकाउंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से दो तीन फॉर्मूला देख लीजिए। पहला लिखा है हु कैन ओपन एनआरओ, तो एनआरआई ओपन कर सकता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ओपन कर सकता है, पीआरओवाई जिसको बोलते हैं, राइट। एवन इफ नॉट इंडियन ऑरिजिन, फॉरेन टूरिस्ट ओपन कर सकता है जो इंडिया शॉर्ट विजिट पर आता है, फॉरेन नेशनल जो कि इंडिया विजिट करता है वो ओपन कर सकता है। बेसिकली कोई भी पर्सन जो भारत में टेम्पोररी टाइम के लिए आया है और जिसको इंडिया में रुपी ट्रांजेक्शन करने की नीड है, वो एनआरओ ओपन कर सकता है। फिर दोस्तों एनआरओ का कोर रूल क्या है वो जरा देख लीजिए। पहला है कि रीडेजिग्नेशन तो करना ही करना है, इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, टीडीएस लगेगा उस पर, और आपको अकाउंट टाइप भी समझा दिया कौन कौन सा अकाउंट अलाउड है, राइट। हाँ, ये इंश्योर करें एनआरओ अकाउंट में, स्पेशली यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट के लिए लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ। देखिए फॉरेन टूरिस्ट में क्या है कि विड्रॉल अलाउड ओनली इफ अकाउंट इज लेस देन इक्वल टू 6 मंथ। ठीक है, और प्लस ये आपको कोई लोकल क्रेडिट नहीं चलेगा, मतलब कोई भी भारत में अर्न किया हुआ इनकम फॉरेन टूरिस्ट नहीं डाल सकते एनआरओ अकाउंट में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे एनआरओ नॉर्मल रुपी ऑपरेशन, ऐसे याद रखिए सारा इंडिया रिलेटेड पैसा यहीं पे आएगा। एक दो सवाल कर ले। चलिए तो देखते हैं कंसेप्ट कि आपका क्लियर है कि नहीं। व्हेन अ रेजिडेंट मूव अब्रोड एंड बिकम एनआरआई, ही एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक अकाउंट मस्ट बी कन्वर्टेड टू एनआरओ। यस, सी नंबर इज करेक्ट। सही सोच रहे हैं दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि देखो इंटरेस्ट अर्न ऑन एनआरओ अकाउंट इज फुल्ली टैक्स फ्री सब्जेक्ट टू टीडीएस। फिर सी कर रहा है कि टैक्सेबल ओनली फॉर रेजिडेंट,